हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? आई एम डॉक्टर अजमी नकवी, साइंटिस्ट एंड फैकल्टी इन वुमेन कॉलेज। सेमेस्टर एग्जाम्स चल रहे हैं, तो उसी सीरीज में, डिवीजन की सीरीज में आज हम लोग रिवाइज करते हैं रिवीजन ऑफ द टॉपिक इम्यूनोलॉजी। क्विकली करेंगे और हम लोग सेलियंट फीचर्स देखेंगे इम्यूनोलॉजी के। ओके। ओके बच्चों, ओके स्टूडेंट्स, देखिए इम्यूनिटी सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इम्यूनिटी क्या होती है। तो इम्यूनिटी बॉडी की वो एबिलिटी होती है, वो हम लोगों की ताकत होती है जिससे कि बाहर से आने वाले पैथोजेंस जो होते हैं उससे हम लोग की बॉडी लड़ सके, उसको एलिमिनेट कर सके, उसको हार्मफुल जो पैथोजेंस होते हैं, जो बैक्टीरिया वायरस फंगस, उनके जो हार्मफुल इफेक्ट है उसको खत्म कर सके। बट सिर्फ यही काम हम लोगों की इम्यूनिटी का, इम्यून सेल्स का नहीं होता, इम्यून सिस्टम का नहीं होता। एक बहुत इंपॉर्टेंट और काम होता है कि जो हम लोग की बॉडी में एब्नॉर्मल सेल्स बन जाते हैं, जो ऐसे सेल्स जिनका काम खराब हो जाता है और वो आगे काम नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल कैंसीरियस सेल्स और सेल्स जिनका डीएनए डैमेज हो गया है या कोई और प्रॉब्लम हो गई है, उसको एलिमिनेट करने के लिए, उनको उनको खत्म करने का काम भी जो होता है वो हम लोगों के इम्यून सिस्टम का काम होता है। तो ये इसको हम लोग इम्यूनिटी कहते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि इम्यूनिटी कौन-कौन से टाइप की होती है। 2 टाइप की इम्यूनिटी होती है, इन्नेट इम्यूनिटी एंड एडैप्टिव इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी जिसको हम लोग की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बोलते हैं और एडैप्टिव इम्यूनिटी जिसको कि हम लोग सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं। क्या मतलब होता है इसका कि जब भी हम लोग की बॉडी में कोई एंटीजन, कोई पैथोजन एंटर करता है, घुसता है, तो सबसे पहले जो सेल्स आते हैं, सबसे पहले जो इम्यून इम्यून सेल्स आते हैं उसको हम लोग इन्नेट इम्यूनिटी बोलते हैं और वो हम लोगों को बाय बर्थ हम लोगों को मिलती है। इन्नेट इम्यूनिटी बर्थ के टाइम से हम लोग के पास ये इम्यून सेल्स होते हैं। और एडैप्टिव जो होता है, जो हम लोगों के बाद में हम लोग ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जब हम लोग बड़े हो जाते हैं तब जो इम्यूनिटी डेवलप होती है उसको हम लोग कहते हैं एडैप्टिव इम्यूनिटी। इनमें क्या दोनों में डिफरेंस होता है? इन्नेट इम्यूनिटी के सेल्स को बहुत टाइम नहीं लगता पहचानने के लिए कि एंटीजन अंदर आ गया है। नो लैग टाइम, विदिन विदिन अ फ्यू सेकंड्स वो जो सेल्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और हम लोग का डिफेंस सिस्टम के जो सेल्स है वो एक्टिवेट हो जाते हैं और पैथोजन को किल कर देते हैं, क्योंकि वो ये नहीं डिफरेंशिएट नहीं करते कि ये वायरस है तो इसको हमें अलग तरीके से किल करना है, बैक्टीरिया है तो इसको अलग तरीके से किल करना है। तो विद इन नो टाइम वो अपने एक्शन में आ जाते हैं। जबकि एडेप्टिव इम्यूनिटी में जो सेल्स होते हैं एडेप्टिव इम्यूनिटी के, वो डिफरेंशिएट करते हैं एंटीजन को, कौन सा एंटीजन है उसको अलग तरीके से, बैक्टीरिया को अलग तरीके से डील करते हैं, वायरस को अलग तरीके से डील करते हैं। तो इसमें एक लैग टाइम, एक थोड़ा सा टाइम के बाद जो है इनका जो एक्शन होता है कुछ टाइम के बाद होता है। इन्नेट इम्यूनिटी एंटीजन स्पेसिफिक नहीं होती, सभी टाइप के पैथोजन को सेम तरीके से ये किल करती है। जबकि एडेप्टिव इम्यूनिटी जो है वो एंटीजन स्पेसिफिक होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, इन्नेट इम्यूनिटी में कोई मेमोरी सेल्स नहीं बनते, जबकि एडेप्टिव इम्यूनिटी में मेमोरी सेल्स बन जाते हैं। मेमोरी सेल्स का मतलब होता है कि ऐसे सेल्स जिनको याद रहता है कि ये पैथोजन पहले भी आया था और अब दोबारा बॉडी में आया है, तो अब वो सेल्स जो बन जाते हैं वो हम लोग के एडेप्टिव इम्यूनिटी में बनते हैं। इन्नेट इम्यूनिटी में कोई भी मेमोरी सेल्स नहीं बनते। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि इन्नेट इम्यूनिटी जो है पहले पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग एडेप्टिव इम्यूनिटी देखेंगे। इन्नेट इम्यूनिटी जो है वो 2 टाइप की होती है, एक्सटर्नल डिफेंस और इंटरनल डिफेंस। मतलब कि इन्नेट इम्यूनिटी में कुछ वो डिफेंस मैकेनिज्म जो कि हम लोग के बॉडी के बाहर प्रेजेंट होता है और दूसरा इंटरनल डिफेंस जिसमें कि अंदर के जो सेल्स होते हैं वो एक्शन में आते हैं। ओके, तो इन्नेट इम्यूनिटी के 2 पार्ट्स होते हैं, एक्सटर्नल डिफेंस एंड इंटरनल डिफेंस। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एक्सटर्नल डिफेंस। एक्सटर्नल डिफेंस में सबसे पहले मैकेनिकल जो हम लोग को ऊपर दिखाई देता है, तो क्या-क्या है? जैसे आप लोग को मालूम है स्किन, स्किन जो आप लोग की होती है वो आपकी उसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, हम लोग को प्रोटेक्शन देती है, ओके? और स्किन ही है जो सबसे पहले अगर कोई पैथोजन हम लोग के अंदर घुसने की कोशिश करता है, कोई एंटीजन अंदर घुसने की कोशिश करता है, तो उसको वहाँ रोकने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बैरियर है, वो है हम लोग का स्किन। दूसरा, ये हम लोग स्किन की बात करी। दूसरा, फॉर एग्जाम्पल हम लोग के नोज़ से कुछ पैथोजन अंदर घुसने की कोशिश करेगा, तो हम लोग का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उस रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम लोग के म्यूकोसिलियरी एक्सक्रीटर होता है,
जो हम लोग के रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिफेंस देता है, उसको बचाता है। तो उसमें क्या-क्या है, फॉर एग्जांपल म्यूकस की लाइनिंग होती है हम लोग के रेस्पिरेटरी सिस्टम में सीलिया होता है, जो कि उस पैथोजन को, उस वायरस बैक्टीरिया को कैप्चर मतलब कि वहाँ पे रोक देता है। ओके, तो ये भी हम लोग का मैकेनिकल मैकेनिकल बैरियर है। तीसरा है, फॉर एग्जांपल हम लोग के आँखों में कुछ चला जाता है। आप देखते हैं जैसे ही आँखों में कुछ गया, आईज़ में कुछ गया तो आपके टीयर्स आने शुरू हो जाते हैं। तो मतलब कि टीयर्स जो होते हैं वो उस पैथोजन को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। सलाइवा है, यूरिन, ये हम लोगों का फ्लशिंग एक्शन के थ्रू मैकेनिकल फैक्टर है, जो कि सबसे सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे एक्सटर्नल कैटेगरी में ये सब इम्पोर्टेंट मैकेनिकल फैक्टर्स हैं। इसके अलावा दूसरे एनाटॉमिकल बैरियर जो है वो केमिकल बैरियर्स है। क्या मतलब इसका? इसका ये मतलब हुआ, फॉर एग्जांपल हम लोग का जो स्वेट होता है, हम लोग का जो पसीना होता है, उसमें कुछ पेप्टाइड्स प्रेजेंट होते हैं और वो पेप्टाइड्स जो है उनमें एंटी माइक्रोबियल मतलब कि माइक्रोब को किल करने की कैपेबिलिटी, ताकत होती है। तो हम लोग का जो स्वेट है वो भी हम लोगों का एक बैरियर है, बाहर से हम लोग को प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा हम लोग के स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जिसका काम डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है, लेकिन उसका बहुत इंपॉर्टेंट काम जो होता है वो पैथोजन बैक्टीरिया को या वायरस को किल करने का भी होता है। ओके, इसके अलावा हम लोग के टीयर्स, जो आप लोग के आंखों में कुछ चला गया, फॉरेन टीयर्स निकले, तो उसमें लाइसोजाइम्स होते हैं जो कि हम पैथोजन को किल कर देते हैं। टीयर्स में, सलाइवा में लाइसोजाइम्स होते हैं जो कि पैथोजन को किल कर देते हैं। इसके अलावा बेटा बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं जो कि हम लोगों के अंदर घुसने वाले पैथोजेंस को किल करते हैं। हम लोग के जो गट में, मतलब हम लोग की डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, हम लोग का गट है, उसमें उसमें बहुत सारे स्पीशीज होते हैं बैक्टीरिया के, जो गुड बैक्टीरिया होते हैं। तो वो क्या करते हैं, जो बैड बैक्टीरिया या बैड पैथोजन जो अंदर घुसता है, उससे कॉम्पिटिशन करते हैं खाने का। ओके, तो उन बाहर से घुसने वाले पैथोजन को खाना खाना नहीं देते वो लोग, खाने नहीं देते, सारा का सारा खाना खुद खाते हैं। तो इससे उस कॉम्पिटिशन की वजह से बाहर का जो बैक्टीरिया होता है, बाहर से जो पैथोजन आता है, वो किल हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि आपका गट बैक्टीरिया जितने ज़्यादा होंगे, जितने अच्छे होंगे, उतना ही अच्छा होगा। आप लोग ने देखा होगा, डॉक्टर्स हम लोग को बहुत सारे सैशे देते हैं, जो कि गुड बैक्टीरिया का लाइफोलाइज्ड फॉर्म होता है। तो इस तरीके से हम लोग के एनाटॉमिकल बैरियर में हम लोग का मैकेनिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, जो कि हम लोगों की बॉडी को प्रोटेक्शन देते हैं और बाहर से जो पैथोजन एंटर करता है, उसको उसको किल करते हैं और किल करने में हेल्प करते हैं। अब हम लोग देखते हैं, ये तो हम लोगों ने देखा कुछ एक्सटर्नल डिफेंसेस। अब हम लोग देखते हैं इंटरनल डिफेंस, मतलब हम लोग के बॉडी में सेल्स कौन-कौन से अंदर होते हैं, जो हम लोग के इन्नेट इम्यून सिस्टम के पार्ट होते हैं। तो यहाँ देखिए, आप लोग सबने सुना होगा व्हाइट ब्लड सेल्स। आप लोग जब ब्लड को लेते हैं और उसको स्पिन मतलब सेंट्रीफ्यूज करते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा, सबसे नीचे आरबीसी होता है, उसके ऊपर बफी कोटिंग डब्ल्यूबीसी का होता है, उसके ऊपर प्लाज्मा होता है। आप लोग सब एमएलटी के स्टूडेंट्स हैं, नर्सिंग के स्टूडेंट्स होंगे, बायोलॉजिकल साइंसेस के स्टूडेंट्स होंगे, सबने लैब में या जो ट्रेनिंग पे गए हैं, सबने देखा होगा सेंट्रीफ्यूज करने में हम लोग को डब्ल्यूबीसी बीच में मिलता है, जो कि बफी कोटिंग होता है। ओके, तो ये डब्ल्यूबीसी जो है, जिसको ल्यूकोसाइट भी होता है, मैं बोलते हैं, इसको 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है। इसके पूरे सेल्स को, पूरे डब्ल्यूबीसी के सेल्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम लोग, ग्रैन्युलोसाइट्स एंड एग्रैन्युलोसाइट्स। क्या है? ग्रैन्युलोसाइट जो है, जो ग्रैन्यूल्स, उसके अंदर ग्रैन्यूल्स होते हैं, उसको हम लोग ग्रैन्युलोसाइट्स कहते हैं। एग्रैन्युलोसाइट जिसमें कि ग्रैन्यूल्स नहीं होते, तो इसको हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ग्रैन्युलोसाइट्स के जो सेल्स होते हैं वो है न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, ठीक है? ये जो सेल्स होते हैं, इनका सबसे मेन जो कैरेक्टरिस्टिक होता है कि ये मल्टी लोब्ड होते हैं, जिसको हम लोग पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। आप देख रहे हैं, इसमें जो लोब्स है, जो न्यूक्लियाई है, वो मल्टी लोब्ड होते हैं, ठीक है? जबकि एक ग्रेनुलोसाइट जिनके अंदर ग्रैन्यूल्स नहीं होता, वो मल्टी लोब्ड नहीं होते। ओके, अगर सबसे पहले हम लोग न्यूट्रोफिल्स को देखेंगे, तो न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं नंबर में। ओके, फास्ट होते हैं, छोटे होते हैं, फास्ट होते हैं, बहुत सारे होते हैं और इनके अंदर फैगोसाइटोसिस, मतलब कैसे किल करते हैं ये पैथोजन को, जाते हैं, जाके ये पैथोजन को एनगल्फ मतलब खा लेते हैं, ठीक है? एनगल्फिंग प्रॉपर्टी होती है न्यूट्रोफिल्स में, ठीक है? तो ये न्यूट्रोफिल्स की प्रॉपर्टी होती है, छोटे होते हैं, इसलिए जब भी कोई चोट लगती है, सबसे पहला जो भागे-भागे कौन जाता है? सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स जाते हैं, क्योंकि ये छोटे होते हैं, बहुत सारे नंबर में होते हैं, सबसे ज़्यादा नंबर में हम लोगों को न्यूट्रोफिल्स ही देखने को मिलता है। इसिनोफिल्स जो होते हैं वो उतने बेचारे एक्टिव नहीं होते जितने एक्टिव न्यूट्रोफिल्स होते हैं, क्योंकि इनका
साइज उतना छोटा नहीं होता जितना कि न्यूट्रोफिल्स का होता है, लेकिन ये क्या करते हैं, ये एनगल्फिंग प्रॉपर्टी नहीं करते, ये जाके वर्म्स के ऊपर क्या करते हैं, केमिकल डालते हैं, उस केमिकल से जो वर्म्स है या जो पैथोजन है वो किल हो जाते हैं। जनरली ये वर्म्स या हेलमिंथस जो वर्म्स होते हैं उनको किल करने में ये काफी मददगार होते हैं हम लोग के, क्योंकि केमिकल केमिकल रिलीज करते हैं और बाहर के बाहर उनको किल कर देते हैं, एनगल्फिंग प्रॉपर्टी इनकी नहीं। ओके, नाउ बेसोफिल्स। बेसोफिल्स जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, बेटा देखिए आप लोग याद रखिएगा और एग्जाम्स में आता है, बेसोफिल्स में ये पैक्ड होते हैं। इनके अंदर क्या होता है, हेपेरिन्स होता है जो कि एंटीकोगुलेंट है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसके अलावा हेपेरिन्स है और इन्फ्लेमेटरी एजेंट जो है वो इनके अंदर होता है। अब हम लोग चलते हैं अच्छा, बेसोफिल्स का जो है ये उससे ही मिलता जुलता होता है हम लोग का मास्ट सेल। अब हम लोग देखते हैं कि एक ग्रेन्यूल्स है जिनके अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं होता, उसके दो मेन होते हैं, एक ग्रेन्यूल्स है लिम्फोसाइट्स होता है, मोनोसाइट्स होता है, और इनका जो न्यूक्लियस होता है वो पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर, मतलब कि इनका जो न्यूक्लियस है एक बड़ा न्यूक्लियस इनको देखने में हम लोग को देखने में मिलता है। ओके, तो लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। ओके, तो ये दोनों एक ग्रेन्यूलोसाइट्स होते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप लोग देखिएगा ये हम लोग का एरिथ्रोसाइट्स है, आरबीसीज है, देखा बाइकॉन्केव शेप का होता है। यहाँ पे आप लोग देखिए न्यूट्रोफिल्स मल्टीलोब दिख रहे हैं। लिम्फोसाइट में देखिए आप लोग को सिंगल न्यूक्लियस दिख रहा है। बेसोफिल्स जो है इसमें बहुत सारे ग्रैन्यूल्स भरे हुए, ये बेसोफिल से मिलता जुलता एक होता है एक सेल, मास्ट सेल। ओके, इसिनोफिल्स आप लोग देख रहे हैं ये ग्रैन्यूल से भरे हुए मल्टीलोब है। लिम्फोसाइट्स जो होता है वो बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स, बेसिकली मेन जो होते हैं वो दो ये होते हैं। ओके, और प्लेटलेट्स आप लोग देखते हैं, प्लेटलेट्स जो हम लोग के ब्लड का पार्ट होता है जो कि हम लोग को ब्लड में कोagulation में काम में आता है। देखो ये हम स्लाइड दिखा रहे हैं बेटा नटशेल में कि देखो मोनोसाइट्स जो होते हैं, ये मोनोसाइट्स जब हम लोगों के टिश्यू में चले जाते हैं तब ये कहलाते हैं मैक्रोफाजेस, और ये मैक्रोफाज अलग-अलग टिश्यू में अलग-अलग नाम से जाने जाते हैं, और आप लोग इन नाम को ध्यान से पढ़िएगा, वो इसलिए क्योंकि ये नाम एग्जाम से पूछे जाते हैं कि लंग्स में जो मैक्रोफाज मिलते हैं उनका नाम क्या होता है, एल्वुलर मैक्रोफाज। जो बोन में मिलते हैं उसको बोलते हैं ओस्टियोक्लास्ट, जो लिवर में मिलते हैं उनको बोलते हैं कप्फर सेल, जो ब्रेन में मिलता है उसको कहते हैं माइक्रोग्लिया, एंड जो इंटेस्टाइन में बोलते हैं उनको कहते हैं इंटेस्टाइनल मैक्रोफाज, एंड जो कनेक्टिव टिश्यू सच स्किन में मिलते हैं उनको कहते हैं हिस्टियोसाइट। ये नाम आप लोग याद रखिएगा क्योंकि अक्सर ये पूछा जाता है कि जो लंग्स में मैक्रोफाज मिलता है उसका नाम क्या है, जो ब्रेन में मिलता है उसका नाम क्या है, तो ये आप लोग प्लीज ध्यान में याद करके याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अच्छा, दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि किसका कितना परसेंटेज होता है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए आप लोग ऐसे याद रखिए, सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट होता है हम लोग के डब्ल्यूबीसी का सबसे ज्यादा कंटेंट 60% न्यूट्रोफिल बताया, सबसे छोटे होते हैं, भागे भागे आ जाते हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा कंटेंट न्यूट्रोफिल का होता है 60%। उसके बाद 30% जो होता है वो लिम्फोसाइट्स होते हैं। ओके, देन हम लोग का होता है मोनोसाइट्स, सबसे कम जो है हम लोग का बेसोफिल्स होते हैं जो कि हिपैरिन और हिस्टामिन रिलीज करते हैं, बहुत छोटे होते हैं, और ये ओनली 0.5% ही होते हैं। तो ये जो परसेंटेज है, ये जो परसेंटेज है वो आप लोग बच्चा याद रखेंगे। ओके, क्योंकि ये अक्सर पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा सबसे कम कौन-कौन से कौन-कौन से डब्ल्यूबीसीज ल्यूकोसाइट्स होते हैं। चलिए बेटा, अब हम लोग पढ़ते हैं ए ग्रेनुलोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, जिसमें कि एक बड़ा न्यूक्लियस, सिंगल न्यूक्लियस देखने को मिलता है, और इनका साइज जो होता है वो बड़ा होता है। लिम्फोसाइट्स से स्मॉलर, मोनोसाइट्स से छोटे होते हैं, और एक इनका बड़ा न्यूक्लियाई होता है। ये दो टाइप के होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स एंड द बी लिम्फोसाइट्स। ओके, अब ह्यूमोरल इम्यूनिटी, जस्ट इसके बाद हमने स्लाइड क्यों दिखाई, क्योंकि ह्यूमोरल इम्यूनिटी में जो मेन जो सेल होता है वो है बी सेल। ह्यूमरल इम्यूनिटी का मेन सेल जो कहलाता है वो बी सेल कहलाता है। ये बी सेल दो टाइप के होते हैं, प्लाज्मा एंड दे आर ट्रांसफॉर्म्ड, हम लोग बोलेंगे रादर कि बी सेल्स जो होते हैं वो दो टाइप के सेल्स में ट्रांसफॉर्म होते, चेंज होते हैं, प्लाज्मा सेल एंड द मेमोरी सेल। प्लाज्मा सेल जो होता है वो फिर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, और मेमोरी सेल्स हम लोग की बॉडी में मेमोरी मतलब याद करके रखते हैं ये सेल्स कि अच्छा ये इन्फेक्शन पहले आया था, अब इसमें मुझे इस तरीके से मारना है। ओके, तो बी सेल्स जो होते हैं वो चेंज होते हैं प्लाज्मा सेल में, प्लाज्मा सेल फिर एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, और दूसरा कौन सी सेल प्रोड्यूस करता है, मेमोरी सेल, जो कि जब सेम इन्फेक्शन से बॉडी दोबारा जूझती है तब बॉडी याद रखती है कि हाँ ये मेमोरी सेल्स है, अब मुझे वैसे ही एक्ट करना है जैसे कि पहले
ये एंटीजन आया था बॉडी में। ओके, देन हम लोग का सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जो कि जिसमें कि मेन जो सेल्स रोल प्ले करते हैं वो है टी सेल्स। ओके, तो इसमें मेन जो होता है वो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं। इसके अलावा मैक्रोफाज और नेचुरल किलर सेल भी इसमें रोल प्ले करते हैं। बट सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जिसको हम लोग सेलुलर इम्यूनिटी भी कहते हैं, इसमें बेसिकली टी सेल रोल प्ले करते हैं। ओके, नाउ एक बहुत और इम्पोर्टेंट बात हम आपको बताएं, एक सेल जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो होते हैं, एग्जाम्पल्स देख लीजिए पहले, मैक्रोफाज, डेंड्राइटिक सेल, बी लिम्फोसाइट, ये सारे के सारे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं। अब थोड़ा सा इनका मैकेनिज्म बताते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का। देखिए, ये फॉर एग्जांपल हम लोगों का न्यूट्रोफिल में कोई डिग्रेडेबल कोई एंटीजन या पैथोजन आया, इस न्यूट्रोफिल में ने फैगोसाइटोसिस के थ्रू इसको फैगोसाइट कर लिया, खा लिया, इसको डिग्रेड करा। न्यूट्रोफिल के अंदर जो लाइसोसोम्स है, उसमें जो एंजाइम्स है, उससे ये जो पैथोजन था वो किल कर लिया, और जो बचा हुआ मटेरियल था वो बाहर आके निकल गया। ओके, नाउ ये सिचुएशन समझिए कि एक और सिचुएशन आप लोग समझिए जिसमें कि कोई नॉन डिग्रेडेबल पैथोजन बॉडी इस न्यूट्रोफिल ने खा लिया। अब न्यूट्रोफिल उसको डिग्रेड नहीं कर सकता। ओके, फॉर एग्जांपल टैल्कम पाउडर है और कुछ और नॉन डिग्रेडेबल आइटम है, पैथोजन है, उसमें ये न्यूट्रोफिल के अंदर आ गया। क्या करेगा ये? उसका कोई ऐसा वायरस जो इसको डिग्रेड नहीं कर पा रहा है नॉन डिग्रेडेबल चीजों को, तो उसका वो पार्ट लेगा, पेप्टाइड लेगा, और अपने ऊपर मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी के थ्रू ये यहाँ पे टैग कर देगा इसको, और ये फिर चला जाएगा। नाउ ये जो न्यूट्रोफिल है ये बन जाएगा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, क्योंकि ये एंटीजन को प्रेजेंट करके लेकर जाएगा बिग बॉस के पास। हु इज द बिग बॉस? टी सेल। टी सेल के पास लेकर जाएगा, बोलेगा मैं नहीं किल कर पा रहा हूँ, यू किल इट, तुम इसको मार दो। ओके, तो ये मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी के थ्रू ये इसको एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल बन जाएगा। इनको हम लोग एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कहते हैं। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पे भी बच्चों कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो बच्चों, आप लोग को हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। नाउ अब हम लोग देखते हैं अडेप्टिव। यहाँ तक हम लोगों ने इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में देख लिया नटशेल में। अब हम लोग देखते हैं कि अडेप्टिव इम्यूनिटी क्या होती है। एक ऐसी इम्यूनिटी जो कि हम लोग को लाइफ टाइम में, जब हम लोग के अंदर जो पैथोजेंस, बैक्टीरिया, वायरस घुसता है, तब जो इम्यूनिटी डेवलप होती है, उसको हम लोग कहते हैं अडेप्टिव इम्यूनिटी, जो कि हम लोग को पूरी अपनी लाइफ टाइम में हम लोग की बनती है, उसको हम लोग कहते हैं अडेप्टिव इम्यूनिटी। ओके, तो ये जो है वो दो टाइप की होती है, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी। बच्चों ध्यान से देखिएगा, इस पे भी क्वेश्चन आता है। एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है, मान लो कि हम लोग जा रहे हैं कहीं, कोई बैक्टीरिया हम लोग को अटैक करता है और हम लोग के अंदर घुस जाता है। बॉडी को लगा कि हाँ बैक्टीरिया घुस गया, बॉडी ने फाइटिंग स्टार्ट की और हम लोग का इम्यून सेल्स एक्टिवेट हो गए। तब हम लोग की बॉडी में जो इम्यूनिटी डेवलप होगी उसको हम लोग कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी। तब हम लोग की एंटीबॉडी, ऑब्वियसली जब पैथोजन अंदर घुसा है, बी सेल्स प्रोड्यूस हुए, उनसे हम लोग की एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुई, तब हम लोग की इम्यूनिटी डेवलप होगी, उसको हम लोग कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। मान लीजिए कि पैसिव इम्यूनिटी वो होती है जिसमें बाहर से ही पैसिवली रेडीमेड अगर कोई एंटीबॉडीज डाल दी जाए आपके अंदर, आपने फाइटिंग नहीं की है उन एंटीजन से, बाहर से हम लोगों ने एंटीबॉडीज डाल दी अंदर, उसके अगेंस्ट वाली एंटीबॉडी, तो बॉडी ने लड़ाई तो नहीं करी एंटीजन के अगेंस्ट, उसने बाहर से हम लोगों को एंटीबॉडी मिली है, बॉडी ने फाइटिंग नहीं की है। ओके, तो उसको हम लोग कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी। नाउ आई गेस आप लोग को दोनों में डिफरेंस पता चल गया होगा। यहाँ पे एंटीजन घुसा, एंटीजन घुसने के बाद फाइटिंग हुई, तब जाके एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुई और तब जाके इम्यूनिटी डेवलप हुई। यहाँ पे पैथोजन नहीं घुसा है, सिर्फ बाहर से ही एंटीबॉडीज या एंटीबॉडी डाल दी गई, जिसकी वजह से आपके अंदर इम्यूनिटी डेवलप हुई है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। अब एक्टिव इम्यूनिटी भी दो टाइप की होती है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल मतलब होता है कि आप गए और आपके अंदर फॉरेन पार्टिकल गए, और फॉरेन पार्टिकल जब अंदर गया तब फाइटिंग हुई, और तब इम्यून सेल्स जो है वो एक्टिवेट हुए, तब जाके इम्यूनिटी डेवलप हुई। लेकिन वैक्सीनेशन के केस में क्या होता है, डॉक्टर आपके अंदर जो है वो पैथोजन डालता है,
जानबूझ के मतलब डेलिबरेटली वो डाला जाता है और जब गया हम लोग के बॉडी में एंटीजन तब जाके जो इम्यूनिटी डेवलप हुई, क्योंकि तब उसको कहते हैं आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल है ना, डॉक्टर ने डाला है। और नेचुरल इसलिए क्योंकि आप नेचुरली जा रहे हैं, घूम रहे हैं, आपको बैक्टीरिया ने अटैक कर दिया, इसलिए नेचुरल और आर्टिफिशियल उसी के नाम से है। अब आते हैं पैसे में। पैसे में आप लोग को मालूम है आपके अंदर पैथोजन नहीं गया, लेकिन फिर भी आपकी इम्यूनिटी डेवलप हो गई। कैसे हुई? नेचुरल, ये भी 2 टाइप की होती है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल मतलब कि जब मदर, आपको मालूम है मदर से फीटस में एंटीबॉडीज ट्रांसफर होती है, ओके, तब उसको कहते हैं नेचुरल। आर्टिफिशियल होता है जबकि प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी, मान लीजिए एंटीबॉडी ली और बॉडी में डाल दी, तो उसको हम लोग बोलेंगे आर्टिफिशियल। बनी बनाई एंटीबॉडी जो है वो किसी की बॉडी में डाल दिएगा, तो ये इसमें ये हो गया आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक्टिव इम्यूनिटी कौन सी होती है, जिसमें पैथोजन अंदर गया। पैसिव इम्यूनिटी जिसमें कि पैथोजन अंदर नहीं गया, आपने आर्टिफिशियली एंटीबॉडी डाल दी। इसके भी 2 पार्ट होते हैं, नेचुरल आर्टिफिशियल, इसके भी 2 पार्ट होते हैं, नेचुरल आर्टिफिशियल। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। नाउ हम लोग क्विकली देख लेते हैं कि इम्यून सिस्टम के जो सेल्स कौन-कौन से होते हैं। ओके, यहाँ आप लोग देखिए कि इम्यून सिस्टम के सेल्स होते हैं, मैं सॉरी इम्यून सिस्टम के, आई एम वेरी सॉरी, आई रिपीट, इम्यून सिस्टम के ऑर्गन्स कौन-कौन से होते हैं? बेग मी पार्डन, इम्यून सिस्टम के ऑर्गन्स कौन-कौन से होते हैं? इम्यून सिस्टम के ऑर्गन्स होते हैं प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन एंड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं बी सेल्स एंड टी सेल्स, जहां पर बी सेल्स और टी सेल्स मतलब सबसे पहला होता है कि बोन मैरो। बोन मैरो में बी सेल्स जो होते हैं वो बी सेल्स डेवलप होते हैं, मैच्योर होते हैं एंड इम्यूनो कॉम्पिटेंस उन्होंने एक्वायर किया होता है। और थाइमस में टी सेल्स डेवलप होते हैं, मैच्योर होते हैं और अपनी इम्यूनो कॉम्पिटेंस एक्वायर करते हैं। मतलब कि ये बोन मैरो और थाइमस वो वाले ऑर्गन है जहां पे हम लोग के बी और टी सेल्स, बोन मैरो में बी सेल्स, थाइमस में टी सेल्स डेवलप करते हैं, पैदा होते हैं, मैच्योर होते हैं और वो अपनी कॉम्पिटेंसी कि मुझे कौन से सेल को मारना है, वो डेवलपमेंट उनमें होता है। बाकी ये है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, क्योंकि यहाँ से प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन से जो बी और टी सेल्स हैं वो उठ के सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में आ जाते हैं और वहां पे क्या करते हैं, वो एक्टिवेट होते हैं। एनकाउंटर, उनका एनकाउंटर किससे होता है? एंटीजन से होता है। कहाँ पे? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में। कौन कौन से सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन? फॉर एग्जाम्पल जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो जाते हैं लिम्फ नोड्स है, ठीक है, स्प्लीन है, पियर्स पैच है, ये सारे हम लोग के सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है। डेवलप जो होता है एंटी बी और टी सेल डेवलप, और जो उनका जो वो पैदा होते हैं वो बोन मैरो में और थाइमस में। बी सेल्स बोन मैरो में, थाइमस में टी सेल्स, यहाँ पे डेवलप होके मैच्योर होके चले जाते हैं वो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में। वहां उनका एंटीजन से उनका मुकाबला होता है। एनकाउंटरिंग जो होती है वो उनके सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में होती है। तो ये सारे नाम आपके दिए हुए हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, लिम्फ नोड्स है, एडिनॉइड्स हैं, टॉन्सिल्स हैं, देन स्प्लीन है, ये सारे जो हैं वो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं जहां पे एंटी बी और टी सेल्स का मुकाबला होता है, एनकाउंटर होता है एंटीजन से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोग को प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन एंड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन समझ में आ गया होगा बच्चों। चलिए अब बढ़ते हैं एंटीबॉडी की तरफ। जल्दी से हम लोग देख लेते हैं कि एंटीबॉडी आप लोग को मालूम है बी सेल्स प्लाज्मा सेल्स प्रोड्यूस करती है और वहां से फिर प्लाज्मा सेल्स जो होते हैं वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं। एंटीबॉडी जो होता है वो ग्लाइकोप्रोटीन का बना हुआ होता है और इसके 5 क्लासेस होते हैं, आईजीजी, ए, एम, डी एंड ई। ओके, स्ट्रक्चर देख लेते हैं फटाफट से। वाई शेप का स्ट्रक्चर होता है, 2 लाइट चेन होती है, 2 हेवी चेन होती है। लाइट चेन का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है 25,000 होता है और हेवी चेन का 50,000 होता है। ऐसे याद रखिए, 25,000 का डबल 50,000। तो ये लाइट और हेवी चेन होती है। मॉलिक्यूलर वेट आप लोग याद रखिए, आ भी सकता है। 2 लाइट चेन होती हैं, 2 हेवी चेन होती हैं और यहाँ पे इसका ये जो होता है ये FAB रीजन होता है, जहां पर आके एंटीजन बाइंड करता है। ये जो है ये वेरिएबल रीजन है, मतलब यहाँ के जो पॉलीपेप्टाइड का क्योंकि ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन वेरी करती है, इसलिए वेरिएबल रीजन कहलाता है। यहाँ एंटीजन बाइंड होता है और यहाँ पे कोई और, फॉर एग्जाम्पल बी लिम्फोसाइट या कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, ये बाइंडिंग के लिए FC रीजन कहलाता है, ये FAB रीजन कहलाता है। यहाँ पर एंटीजन वेरिएबल रीजन पर
FAB रीजन पर जो है वो एंटीजन बाइंड होता है। ये इसका हिंज रीजन है, इसकी ये एक टाइप का नेक होता है और इनके बीच में इनको जोड़े रखने के लिए डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर। चलिए अब देखते हैं एंटीबॉडी 5 के 5 क्लासेस होते हैं। आप लोग देखेंगे इसके हेवी चेन के हिसाब से इसको इस तरीके से बांटा गया है। ओके, 5 क्लासेस ऑफ द एच चेन, हेवी चेन एंड 2 क्लासेस ऑफ लाइट चेन। ध्यान रखिएगा, हेवी चेन के हिसाब से 5 क्लासेस में बांटा गया है एंटीबॉडी को और लाइट चेन के हिसाब से 2 क्लासेस में बांटा गया है। आप लोग जो हेवी चेन है उनके नाम याद रखिएगा। आईजीजी का हेवी चेन का नाम है गामा, ए का अल्फा, म्यू, डेल्टा, एप्सिलॉन, ये आप लोग याद रखिएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट, आ जाता है एग्जाम्स में कि कौन से इम्यूनोग्लोबुलिन में कौन सा हेवी चेन होता है। चलिए बच्चों क्विकली देखते हैं आईजीजी में क्या क्या प्रॉपर्टीज है, आखिर इसके अंदर क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो ये सबसे ज्यादा पूरी अगर एंटीबॉडीज का 100% है तो 70 से 80% का टोटल आईजीजी हम लोग की जो टोटल एंटीबॉडी होता है वो आईजीजी ही होता है। मैक्सिमम डेली प्रोडक्शन होता है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा आईजीजी एंटीबॉडी कौन सी होती है। लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ होती है 23 डेज। सीरम में सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन आईजीजी का होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों की। आईजीजी जो है वो प्लेसेंटा मतलब कि मदर से बेबी में क्रॉस कर जाता है, फीटस में क्रॉस कर जाता है। आईजीजी कौन सा एंटीबॉडी क्रॉस कर जाता है? आईजीजी क्रॉस कर जाता है ना। आईजीएम सबसे भारी होता है और इसमें प्रॉपर हिंज रीजन नहीं होता बच्चों। ये भी क्वेश्चन आता है, प्रॉपर हिंज रीजन इसमें। और एक और एंटीबॉडी आगे बढ़ेंगे देखेंगे, हिंज रीजन नहीं होता। और सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों देखो देखना कि ये मोनोमेरिक और पेंटामेरिक मतलब कि ये सिंगल इस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है एंड 5 एंटीबॉडीज का ये हाथ में हाथ मिलाकर भी रह सकती है और जे चेन से ये आपस में अपने आप को बांध भी सकती है। इसको पेंटामेरिक पेंटामेरिक फॉर्म कहते हैं। और सबसे पहले जब बॉडी में इंफेक्शन होता है तो आईजीएम एंटीबॉडी ही प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा एग्लूटिनेशन में भी मीडिएशन को भी मीडिएट करता है। मतलब ओके, ये आपने पढ़ा होगा कि एंटीजन एंटीबॉडी के रिएक्शंस जो होते हैं वो एग्लूटिनेशन, प्रेसिपिटेशन, एलाइजर, या सब में इन्हीं का दोनों का एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन होता है। तो एग्लूटिनेशन को भी ये मीडिएट करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट चलते हैं आईजीए के ऊपर। आईजीए जो है वो सेकंड सबसे ज्यादा पाया जाने वाला इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडी है। ये 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मोनोमेरिक एंड डाइमेरिक, और बीच में जे चेन होती है। ओके, आईजीए जो होता है वो लेकिन सीरम में मोनोमेरिक के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। ब्रेस्ट मिल्क में ये निकल के आता है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा एंटीबॉडी जो है वो ब्रेस्ट मिल्क में बेबी को मिल जाता है? वो है आईजीए। नाउ आईजीई जो होता है वो बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन में होता है, सबसे कम हाफ लाइफ होती है, सबसे कम डेली प्रोडक्शन होता है और हम लोगों की जो एलर्जीज में ये हाई होता है। मीडिएटर ऑफ द टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी एलर्जिक रिएक्शन में ये काम में आता है। मीन्स कि ये अपना एक्शन दिखाता है। और ये इनका इसका भी प्रॉपर हिंज रीजन नहीं होता। आईजीडी जो होता है वो मेम्ब्रेन के ऊपर बी सेल्स के ऊपर अटैच होता है, जैसे कि आईजीएम होता है और इसमें कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट सबसे ज्यादा होता है। बच्चों अब लास्ट स्लाइड में हम लोग पहुंच चुके हैं। इसमें कुछ टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है, ये जो अभी हमने पढ़ाया वही टेबुलर फॉर्म में आपको दिया। फॉर एग्जांपल आईजीए 2 फॉर्म में होता है, मोनोमर एंड डाइमर। आईजीएम मोनोमर एंड पेंटामर के फॉर्म में होता है। वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी मतलब कितने एंटीजन को वो बाइंड कर सकता है। देखिए, एक एंटीबॉडी जो है दो दो एंटीजन को बाइंड कर लेती है, उसकी वैलेंसी 2 है। आईजीए क्योंकि वो डायमेरिक फॉर्म में होता है इसीलिए वो 4 एंटीजन को बाइंड कर सकता है। ये 2 और 10 को कर सकता है क्योंकि ये पेंटामेरिक फॉर्म में होता है। आईजीडी जो होता है वो मोनोमर होता है इसलिए 2 एंटीजन को बाइंड कर सकता है। इस हिसाब से इसकी वैलेंसी दी जाती है। ये 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉलिक्यूलर वेट तो नहीं, सीरम का लेवल आप लोग देख लीजिएगा। टोटल परसेंटेज ऑफ सीरम जो बताया वो भी आ जाता है। हाफ लाइफ भी आ जाती है। हाफ लाइफ में जनरली होता है कि सबसे ज्यादा हाफ लाइफ किसकी है, डेली प्रोडक्शन सबसे ज्यादा किसका है, सबसे कम इसका है। तो बच्चों ये हम लोगों ने नट शेल में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को एक एक ओवरव्यू दिया और इसके भी फैक्ट्स आप लोग देख लेंगे तो आई होप काफी क्वेश्चंस इसमें से बन सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड फिर बच्चों हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए एंड सबसे इम्पोर्टेंट है पढ़ते रहिए। आएंगे नेक्स्ट वीडियो को लेकर, कुछ डिटेल वीडियोस बना के लाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।